सुबहानल्लाह आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं मानूर खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मानूर? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल जी। इल्म हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन इल्म से कुछ हासिल करना ये इंतहाई ज़रूरी है। इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें हम देख रहे हैं कि बच्चों का काफ़ी इल्म का ज़िया हो रहा है। तकरीबन 1 साल से ज़ायद का नुकसान हो चुका है और बच्चों को फिर ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं। क्या उसके ज़रिए बच्चों को सही तालीम पहुँच रही है और ऐसी सूरत हाल में करना क्या चाहिए? जो हमारे असातिज़ा हमें इल्म सिखाते हैं उनका एहतराम और मर्तबा इस्लाम में क्या है, यह आज की नशिस्त में हम जानेंगे। अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं। हमारे साथ मौजूद हैं मारवी अवान, CEO हैं वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहरी। कैसी हैं मारवी? ठीक है आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। हमारे दूसरे मेहमान हैं तारिक शाह साहब, चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तारिक भाई? ठीक है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। रोज़ाना की तरह हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी नशिस्त को आगे बढ़ाते हैं और नातखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा कामरान। पहले भी हमारी नशिस्तों में आ चुकी है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। इनसे दरख्वास्त करूँगा कि नात शरीफ पे। अल्लाह सुभान अल्लाह। फ़ायज़ा बहुत खूब माशाल्लाह, और आपको जब देखते हैं बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह। हमेशा आप आती हैं, अपना हिस्सा डालती हैं, बहुत सारी दुआएँ आपके लिए। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ नसीब अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आते हैं अपने मौजू की जानिब। तारिक साहब आपसे शुरू करूँगा। इस वक्त में जो सूरत हाल है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स की इस वक्त आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जो बच्चों को इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे सिचुएशन जाननी है जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी सिचुएशन फाइनेंशियली तौर पे कैसी है? देखिए बिल्कुल ये भी एक एलिमेंट है जहाँ बच्चों की तालीम की हम बात करते हैं, वहाँ स्कूल्स की फाइनेंशियल पोजीशन पे भी जो मामलात आ रहे हैं, क्योंकि एक लॉकडाउन की सिचुएशन आप देखते हैं कि हर कुछ माह के बाद एक लॉकडाउन लग जाता है और उसके बाद फिर ऑब्वियसली जो पेरेंट हैं वो भी किसी न किसी शोबे से मुंसलिक होते हैं जहाँ से वो कमाते हैं, फिर फ़ी पे करते हैं। और ये बात सच है कि स्कूल्स के पास कोई ग्रांट एंड एड नहीं आती, कोई हुकूमत की तरफ से कोई फ़ंड नहीं आता। जो पेरेंट फ़ी पे करते हैं उसी से स्कूल चल रहे होते हैं। अब जब पेरेंट फ़ी पे नहीं कर पा रहा तो स्कूल जो हैं वो माली बहरान का शिकार हो रहे हैं और बिलखुसूस वो स्कूल जो रेंटल प्रीमिसेस पर हैं, जिनको सैलरीज़ देनी होती हैं, जो डे टू डे बेसिस पे चल रहे होते हैं, उनके रिज़र्व्स नहीं होते। तो बहुत से स्कूल तो बंद हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, हज़ारों की तादाद में स्कूल्स हैं। तो उनके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि क्योंकि हर स्कूल के अंदर कोई 200-300 मिनिमम बच्चा पढ़ रहा होता है और अगर वो स्कूल बंद हो जाता है तो उसमें वो 300 बच्चा या 200 बच्चा आउट ऑफ स्कूल हो जाता है। अच्छा तारिक, मुझे बताइएगा कि अंदाज़न सिंध में कितने प्राइवेट स्कूल्स होंगे? जो रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं वो 16,000 स्कूल्स हैं पूरे सिंध के अंदर। जी। अच्छा, तो इसमें कभी आप लोगों की गवर्नमेंट से बात होती है कि ये थोड़े टाइम के लिए खुलते हैं फिर एकदम से कहते हैं जी बंद कर लें, फिर उसमें आता है कि जी एक दिन बुला लें, मतलब ये कोई सलूशन नहीं है? तो कोई बात हुई है, आप लोग कोई सजेशन देते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल। देखिए स्टीयरिंग कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें हम ऑन बोर्ड होते हैं और वहाँ पे हम हर बार यही सजेशन देते हैं कि आप जब लॉकडाउन लगाएं तो सबसे एंड में तालीमी इदारों को लॉकडाउन पे करें। पहले आप उन शोबों को बंद करें जिसकी ज़रूरत नहीं है। आज जैसे पार्क्स हो गए, अम्यूज़मेंट पार्क्स हो गए, मॉल्स हो गए, जहाँ पे बच्चा अगर नहीं जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन हाँ, अगर वो तालीमी इदारों के अंदर बच्चों को रोक देते हैं तो वहाँ बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा जो है वो स्कूल में आकर बहुत सारी चीज़ें सीखता है। फ़िज़िकल एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे एजुकेशन का। ऑनलाइन की तरफ जाते हैं तो उसकी अलग मसाइल हैं और पूरी दुनिया में शायद कामयाब हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस ऑनलाइन तो नहीं उस पर भी हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं ऑनलाइन को लेके भी, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप जो बता रहे हैं कि स्कूल्स बंद हो चुके हैं, क्या प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी भी रोकी गई है? क्या कुछ स्कूल्स इस तरह कर रहे हैं कि हाफ सैलरी दे रहे हैं, नहीं दे रहे? कुछ इस तरह की बातें भी आ रही हैं। स्कूल तो कभी भी नहीं चाहता कि टीचर्स को जो है वो सैलरी ना दे, क्योंकि वो स्कूल का एक एसेट होते हैं। अगर टीचर नहीं होगा तो स्कूल कैसे चलेगा? तो स्कूल तो अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा है कि सैलरीज दे, लेकिन हाँ
जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि वो स्कूल नहीं दे पा रहे जो जहाँ पे फ़ी नहीं मिल रही उनको, या फ़ी का रेशो कलेक्शन का बहुत कम है। इसमें पेरेंट्स की और टीचर स्कूल एसोसिएशन की काफ़ी मैंने सुना है कि वो बात भी ऐसी हुई कि वो कह रहे हैं कि नहीं, जब हम बच्चा नहीं भेज रहे तो हम फीस नहीं देंगे। इस तरह के मसाइल आप लोग फेस कर रहे होंगे? बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि एक जनरल परसेप्शन है कि अगर स्कूल को बंद कर दिया जाए या लॉकडाउन के में इसको रिस्ट्रिक्शन कर दिया जाए कि बच्चा ना आए तो स्कूल की कोई कॉस्ट नहीं है। स्कूल की 99% जो है वो फिक्स कॉस्ट होती हैं, जैसे रेंटल हो गया, सैलरीज हो गई, इवन गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं जो इंडस्ट्री पे लगते हैं वही स्कूल पर लगते हैं। आप लोगों को टैक्स नहीं माफ़ किया गया? कोई स्कूल टैक्स भी माफ़ नहीं किया गया। इवन जो स्कूल टैक्स नहीं पे कर पाए इस लॉकडाउन के दरमियान, उस पर पेनल्टीज़ भी चार्ज की गई कि आपने टाइमली टैक्सेस पे नहीं किए। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं तो हमने पेरेंट को बारहा समझाया, आपके मीडिया के तवज्जुह से हमने अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की कि स्कूल्स की फ़िक्स कॉस्ट है, अगर पेरेंट फ़ी पे नहीं करेंगे तो स्कूल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, इस पर भी हम बात करेंगे। ज़ाहिर है पेरेंट्स की भी अगर एक जगह बात सुने तो उनके भी कुछ मसाइल हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये तो गवर्नमेंट को जी एक तरीके से मैं कहूँगा कि फिर बात गलत ही है कि जब आपको पता है कि इस वक्त में सूरत हाल ये है तो फिर टैक्स लेने की क्या ज़रूरत है? स्कूल के जो टैक्स हैं वो भी माफ़ करने चाहिए, क्योंकि ये तो फिर वही वाली बात हो गई कि आप यहाँ भी नहीं जाने दे रहे और वहाँ भी नहीं जाने दे रहे। और भी बहुत से सवाल हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होगा। बाराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मारवी हमारे साथ मौजूद हैं। मारवी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अभी आपकी शादी हुई है नई, उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको आपकी ये शादी जो है इसी तरह कामयाब चले और आपको खुशियां नसीब फरमाए। आमीन आमीन। आप CEO हैं वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर की और काफ़ी आप काम भी करती हैं, हमें दिखाई देती हैं ख़वातीन के हकूक़ पे, जो ख़वातीन के साथ मसले आते हैं। बेसिकली ये वुमेन प्रोटेक्शन सेल बनाने का रीज़न क्या था? क्या ऐसा जहन में आया कि जो एक सेंटर बनाया गया पूरा? शरी, जब तक हम अपने माँ बाप के घर पर होते हैं तो हमें बीइंग अ गर्ल हमें एहसास नहीं हो रहा होता कि दुनिया कैसी है बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए। तो जब तक माँ बाप के घर पे थे बड़ा एक साए में गुजर रहा था वक्त, और स्कूल भी छोड़ने जा रहे हैं, कॉलेज भी छोड़ने जा रहे हैं। आगे पढ़ाई के हवाले से इस्लामाबाद जाना हुआ मेरा, वहाँ ज़रा बंदा इंडिपेंडेंट हुआ, हॉस्टल वगैरह में रहा, वहाँ अपने काम खुद करने पड़ते थे, खुद एकेडमी जाना पड़ता था, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता था। फिर वहाँ पता चला कि लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए ये ज़माना इतना आसान नहीं है यहाँ पर मूव करना। तो कुछ चैलेंजेस और ऑब्जर्वेशंस अपनी भी थी। फिर मेरे साथ पूरे पाकिस्तान से लड़कियाँ रहती थीं, गिलगित से, क्वेटिया से, बिकॉज इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। फिर उन बच्चियों, उन बहनों के मसले सुनने का भी मौका मिला कि अच्छा दी ये मसला है, ये मसला है। फिर कुछ वाक़यात हुए थे वहीं पर ही, कुछ हमारी कुलीग्स के साथ रहती थीं, फेलोज़, तो समझ नहीं आता था कि वो जाए किधर। फिर उसको डर भी होता था, पुलिस स्टेशन चली गई तो अम्मा अब्बा कहेंगे मैंने तो आपको पढ़ाई के लिए भेजा था, आप वहाँ कैसे पहुँच गई। अच्छा, डर की वजह से रिपोर्ट नहीं करती थी। तो इस तरह हमने ये महसूस किया कि जो हरास करने वाले हैं, तंग करने वाले हैं, छेड़ने वाले हैं, उनके हौसले तो बुलंद होते जा रहे हैं। फिर ये आइडिया जब इस तरह आया कि औरतों के लिए, बच्चियों के लिए हमारी अपनी ही जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, सिंध पुलिस है, उसके अंदर ही एक ऐसी स्पेस क्रिएट की जाए कि ख़वातीन आके कम से कम बात कर पाएँ, कम से कम रिपोर्ट कर पाएँ। फिर हमने देखा कि कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के हवाले से इश्यूज़ थे। मैं खुद ट्रेनर हूँ, जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोचेस, हाउ टू डील विद द विक्टिम एंड ऑल। फिर जब ये कॉन्सेप्ट हमारे वॉलंटियर्स दोस्तों के साथ हमने शुरू किया, वॉलंटियर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि इसके पीछे कोई लालच, कोई फ़ंड, कोई कुछ नहीं था। सिर्फ एक साफ़ नीयत थी कि अपनी बहनों के लिए, मेरी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे लिए एक ऐसी स्पेस क्रिएट कर दें कि हमारे कल्चर और मुआशरे की जो बहनें हैं वो कम से कम आ सकें, बात कर सकें, और बात भी मुझसे ना करें, किसी और से ना करें। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अंदर ही उनके जैसी बहनें बैठी हुई हैं, उनसे बात करें। अच्छा, हमारे यहाँ जो आपने खुद इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया कि लोग पुलिस स्टेशन जाते हुए डरते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन बड़ा अनसेफ फील करती हैं। बहरहाल अब क्योंकि मैं तो काम करता हूँ, मुझे पता है,
वो चेंजेस आ गई हैं, लेकिन अभी कितनी ज़रूरत है हमारी उन बहनों को जो कहीं ना कहीं किसी मुश्किल का शिकार होती हैं कि हम उनको कन्विंस करें कि जी ठीक है थाने आपके लिए बनाए गए हैं, उसके लिए क्या प्लान्स हैं? शरी, हम तो इनकरेज करते रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप जस्टिस के लिए आवाज़ उठाओगे, आप आगे बढ़ोगे, आप अपने हक के लिए बात करोगे तो आप, अब तो सोशल मीडिया है, बहुत हम लोग हैं, मीडिया है, सब साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन वो जो पहली जो होती है ना, पहला कदम वो तो विक्टिम नहीं उठाना है शायरी, उसको हम ज़बरदस्ती नहीं इन चीज़ों तक ला सकते हैं। काउंसलिंग कर रहे हैं, इस तरह सेल्स क्रिएट कर रहे हैं, मुसलसल बात कर रहे हैं, रिपोर्ट वायलेंस रिड्यूस वायलेंस, रिपोर्ट हैरेसमेंट रिड्यूस हैरेसमेंट, क्योंकि जब तक नहीं करेंगे रिपोर्ट बहुत मुश्किल है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अमूमन होता यही है कि लोग कहते हैं कि जी हमारे साथ ये मसला है लेकिन हमारा नाम नहीं आए, हाँ, ये चीज़ बड़ी फेस करते हैं। तो डेफिनेटली जब तक आप खुद नहीं खड़े होंगे तब तक जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मारवी, एक इशू और बहुत मैंने देखा है इस वक्त में कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने भी आए हैं कि लड़कियों को बरगला लिया, फिर उनको जो है किडनैप कर लिया। आपके प्रोटेक्शन सेंटर में तो बहुत आते होंगे ऐसे केसेस? हाँ बिल्कुल आते हैं, और अभी रिसेंटली कोविड के टाइम में हमने देखा कि जब शायद हमारी बच्चियाँ ज़्यादा फारिग हो गई या ज़्यादा उन्होंने इस तरह की चीज़ें, ड्रामे जिसमें बहुत ज़्यादा रोमांस और बहुत ज़्यादा एक शहज़ादा आएगा घोड़े पे, जो फैंटेसी वर्ल्ड दिखाया गया है उसकी तरफ मुतवज्जा हो रही थी। उसके अलावा एक जो कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स और बच्चियों के दरमियान है, बच्चों के दरमियान भी, मैं बच्चों की भी बात यहाँ करूँगी, सारा जोर हम बच्चियों के ऊपर नहीं डालेंगे, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं कि अगर कोई बच्ची घर छोड़ देती है या कोई दो लोग कहीं चले जाते हैं या किसी बेवकूफ़ियाँ कर देते हैं, तो दो लोग साथ कर रहे हैं, दोनों की काउंसलिंग होना बराबर है, माँ बाप को भी दोनों को बराबर तरीके से सही तरबियत देनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो केसेस आ रहे हैं शहरी, उसमें हम यही देख रहे हैं कि बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारे एंगल्स हैं। घर की सख्ती भी उसमें कभी कभी इन नताइज का हो जाता है, ये नताइज का सबब बन जाती है। उसके अलावा सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल भी इन नताइज का सबब बन जाता है। उसके अलावा जो हम अपनी बच्चियों को जो बचपन से ही कह रहे होते हैं ना, बेटा आपने तो शादी करनी है, आपने पढ़ के क्या करना है, बेटा आपने तो शादी करनी है, आपने ये करके क्या करना है, तो हम उनको ना उनकी जो होता है ना फेट हम डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा मारवी, क्योंकि आप इस चीज़ में आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, जो मेरा अब तक का तज्जिया है उसमें मैंने ये देखा है कि बहुत से मसाइल इस वजह से भी आते हैं कि हम, ख़ास तौर पे मैं लड़कियों की बात करूँगा, कि अगर उनके साथ कोई भी मिसहैप हो जाता है किसी भी तरह का, तो वो अपने पेरेंट्स से, ख़ास तौर पे अपने वालिद से बात करते हुए बड़ा डरती हैं। ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, और अक्सर जब बच्चियां आ रही होती हैं हमारे पास शहरी, बात कर रही होती हैं, शेयर कर रही होती हैं, तो पहले यही बात होती है जी घर पे पता ना चले, अब्बा को पता चल जाएगा, भाई को पता चल जाएगा, जी हम सैयद फैमिली में से हैं, हम इस फैमिली में से हैं, हम जी बलोच फैमिली में से हैं, या हम जो है पठान फैमिली में से हैं, या हमारा कल्चर ये है, ऐसे है, या XYZ जो भी है, जी हमारे घर वाले नाराज़ हो जाएंगे, या हमारे जो है, या जो रूरल एरिया से बच्चियां अक्सर सिंध के डिफरेंट इलाकों से हमसे कांटेक्ट कर रही होती हैं, उनका भी यही होता है कि जी हमारे घर वालों को, हमारे भाइयों को पता चलेगा तो हमारे लिए, तो ये इसको तो मैं कम्युनिकेशन गैप कहती हूँ, क्योंकि वो बात नहीं कर पा रही हैं। डर आप बिठाएं, इतना डर बिठाएं कि बस बच्चे को गलत और सही बता पाएं, क्योंकि हम चौकीदारी नहीं कर सकते अपने बच्चों की हर वक्त, हमने उनको गलत सही बता देना है। कल हैं हम नहीं हैं इस दुनिया में, कल हमारे बच्चों को आगे बढ़ना है, उनकी शादियां होनी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगियां अपने बच्चों को लेके आगे बढ़ना है, हमने उनको गलत सही बताना है और इस तरह बताना है कि वो अपनी ज़िंदगी में उसको प्रैक्टिस करें। हमने उनको इस तरह माशरे से बिल्कुल डरा भी नहीं देना, और हमने ये भी नहीं कहना कि जी हमें ऐसी कोई बात पता चली तो हम घर पे बिठा देंगे। ये बिल्कुल जी, ये एक बात जो मारवी ने की है, ये क्योंकि हम भी जब इस तरह की कोई चीज़ देखते हैं तो हम यही तज्जिया करते हैं कि ये जो पेरेंट्स हैं उनको ये चाहिए, ठीक है मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक बहुत आज़ादी दे दें और मतलब चेक एंड बैलेंस ना रखें, लेकिन एटलीस्ट आपका आपके बच्चों के साथ एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए, क्योंकि बच्चा आपका है, आपने उसको पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया बहुत मुश्किलात के बाद। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसके साथ कोई मसला होता है तो उसके जहन में ये डर क्यों आता है कि मैं अपने बाप को नहीं बताती, भाई को नहीं बताती, इनफैक्ट शौहर को नहीं बताती। ये वो तमाम रिश्ते हैं जिनका मैंने जिक्र किया है,
बाप भाई शौहर, जो एक तरीके से सेफ्टी की अलामत है, तो फिर यही क्यों फियर बन जाते हैं, ये एक अहम सवाल है। शहरी सुसाइड के भी वाकयात इसी वजह से हो रहे होते हैं कि डर होता है घर वालों का कि अगर इनको पता चल गया तो इनका रिएक्शन ना जाने क्या होगा, बेहतर है अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बिल्कुल जी। तारिक, मैंने आपसे ब्रेक से पहले एक बात की थी और आपने भी कहा था कि जो गैर जरूरी जगहें हैं उनको बंद किया जाए, जिसमें एक मॉल्स का जिक्र भी आया था। ज़ाहिर मॉल्स में भी बहुत से वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और सपोज उनको भी अगर निकाला जाता है, इस सिचुएशन में कई जगहों पे हमने पेरेंट्स को भी देखा है कि वो भी बेचारे बेरोजगार हो गए। ऐसी सूरत हाल में फीस पे कैसे करें, और ऐसी सूरत हाल में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने क्या आसानी दी है? देखिए, बिल्कुल जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था तो हमने अप्रैल के मंथ से जो है वो 20% फ़ी को रिड्यूस कर दिया था फॉर 6 मंथ्स, और ये वॉलंटरीली स्कूल्स ने खुद से डिसाइड किया था और अनाउंस किया था। इवन हमने बल्कि ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया था कि इस पेंडेमिक की वजह से अगर किसी के फादर्स की डेथ हो गई है तो वो बच्चा थ्रू आउट द मैट्रिक क्लास वो फ्री पढ़ेगा प्राइवेट स्कूल्स के अंदर। ये हमने रिलैक्सेशन दी हैं, लेकिन ये रिलैक्सेशन हम कुछ हद तक दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर रियासत को, इस पर गवर्नमेंट को अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा कि स्कूल्स विदाउट फ़ी चल नहीं सकते, पेरेंट फ़ी पे कर नहीं सकते। तो इस गैप को गवर्नमेंट को फिल करना था कि वो आती गवर्नमेंट और फंड फराम करती प्राइवेट स्कूल्स को, एड्स देती, ग्रांट्स देती कि भाई आप जो है ना स्कूल चलाएं, आपको हम ग्रांट देंगे, आप बच्चों को पढ़ाएं, इनका तालीमी सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए इस फ़ी की वजह से कम। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने तो टैक्स भी माफ़ नहीं किया आप लोगों को। एग्जैक्टली। अच्छा तारिक, एक इशू और बहुत मैंने भी सुना है, आप किसी स्कूल का नाम लिए बगैर इसको मुझे कि मैं गलत हूं तो बताइएगा, कि एक दिन खोलने की इजाज़त का कुछ है कि आप एक दिन बच्चे को बुला सकते हैं। मेरे पास कुछ स्कूल से ऐसी कंप्लेन भी आई कि जी हमने एक दिन स्कूल खोला तो वो गवर्नमेंट के कुछ लोग आ गए और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, ये आपने गलत किया, ये तो नोटिफिकेशन में ये लिखा नहीं, और उसके बाद उनसे पैसे भी ले लिए। इस तरह की चीज़ें सुनने में आ रही, किसी का नाम कोड करने की जरूरत नहीं, ऐसा है? ठीक, बिल्कुल हो रहा होगा, गवर्नमेंट से के बहुत सारे इदारे हैं, कोई ना कोई ने तो ये काम कर ही दिया होगा। तो एक दिन आना अलाउ है बच्चों को? एक दिन आना अलाउड है वो, लेकिन फॉर कलेक्शन ऑफ असाइनमेंट्स, फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट, इस तरह की इंटरेक्शन के लिए स्कूल में बच्चों के, ताकि अगर कोई समझ में नहीं आ रहा उनको कोई असाइनमेंट तो वो टीचर से आके समझ सकें। लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती। हमने ये देखा है कि लॉकडाउन के दौरान अगर ये परमिशन हमें मिलती हैं तो असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, इवन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उन तक ये न्यूज़ नहीं होती, तो वो आके फोर्सफुली कहते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता कि क्या लेटर निकला है। एग्जैक्टली। और उनको अगर आप लेटर दिखाएं तो वो कहते हैं आप होम डिपार्टमेंट का लेटर दिखाएं, हम नहीं जानते एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेटर। तो स्कूल तो होम डिपार्टमेंट का लेटर ला नहीं सकता, वो तो एजुकेशन डिपार्टमेंट का मातहत है, उनके पास वही नोटिफिकेशन आते हैं, वही आगे दिखाते हैं। तो गवर्नमेंट को आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, कि अगर कोई मिनिस्टर की तरफ से या सेक्रेटेरिएट की तरफ से लेटर निकलता है तो वो फिर तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बताएं जो SOPs को इम्प्लीमेंटेशन के लिए किरदार अदा कर रही हैं। अच्छा, तो ये गैप, इस गैप का रीज़न क्या है? कि ज़ाहिर है एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट स्कूल्स हर जगह हमें नजर आते हैं और इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता है, कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। लेकिन फिर ऐसा गैप क्यों है कि एक नोटिफिकेशन निकला, उसकी कॉपी ना पुलिस के पास जा रही है ना DC के पास जा रही है, अब उसको पता ही नहीं है कि करना क्या है, और उसके बाद आके अगर किसी को बेचारे पे बहुत प्रेशर आ गया तो उससे पैसे ले लिए गए, वरना उसको कहा जी आप होम डिपार्टमेंट से परमिशन लाएं। तो ये गैप का रीजन क्या है? कभी बात हुई है सईद गनी साहब से? हुई? बिल्कुल बिल्कुल, जब ये इंसिडेंट्स हमारे सामने आए तो हमने सईद गनी साहब के नॉलेज में लेकर आए कि ये चीज़ें हो रही हैं, इसको आप ये काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन गैप जो है ना, ये मैं देखता हूँ कि सरकारी इदारों के अंदर इनको चाहिए कि ये लेटर को सर्कुलेट करें। मेरे पास अगर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का लेटर आता है बीइंग एन एसोसिएशन, तो हम तमाम स्कूल्स को व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल्स करते हैं, इवन न्यूज़ चैनल्स के अंदर ये फ्लैश होता है कि भाई ये नोटिफिकेशंस आ गए। तो गवर्नमेंट के इदारों के अंदर भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि एक आम सिपाही के पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ट्रू, ये बिल्कुल एक ठीक बात है, क्योंकि मुझे भी बड़ा अफसोस होता है कि जी एक लेटर निकल आया है लेकिन उसका किसी को पता ही नहीं है। अब जाहिर है एक स्कूल है, वो बेचारा अपनी रेंट की बिल्डिंग लेके बैठा है, वो अपने तौर पे कोशिश कर रहा है कि ठीक है जी बच्चों को तालीम भी दे दें और फिर जाहिर है अर्निंग भी कर दे, लेकिन कोई भी आ जाता है। और ऐसी मेरे पास बहुत कंप्लेंट्स आ रही थी, लेकिन कोई रमज़ान चल रहा है तो उस पर काम भी नहीं कर पा रहे और आके फिर प्रेशर किया जाता है। इस बारे में हमारी गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।
बारान रहमत आज यूं उसकी सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। महानूर, आपने क्या ज़बरदस्ती चीज़ तैयार की है क्या, ये बताया बाप। ये बफेलो विंग्स हैं बारबेक्यू सॉस के साथ, जैसे कि मैं दिखा सकती हूँ स्क्रीन पे इस वक्त। ये मेरे तैयार हैं बिल्कुल, और इस पे मैंने आज बिल्कुल एक देसी तड़का दिया है कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे और अम्मियाँ भी खुश हो जाएंगी कि ज़्यादा खर्चे वाली डिश नहीं है ये। तो क्या देसी तड़का क्या दिया है ये तो बताएं। इसमें देसी तड़का ये है कि बारबेक्यू सॉस बहुत महंगा मिलता है मार्केट्स में, और बहुत मुश्किल से कभी कभार शॉर्टेज भी हो जाती है, तो उसके लिए मैंने एक इसका झटपट रास्ता निकाला है जो कि केचप के ज़रिए है। केचप में मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली हैं, भुना हुआ ज़ीरा डाला है, भुना हुआ धनिया डाला है, साबित नमक डाला है, और थोड़ी सी चीनी डाली और थोड़ा सा बारबेक्यू मसाला डाला है। उसको अच्छे से मैरिनेट किया है, इतना अच्छे से किया है कि सब चीज़ें उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं, सिर्फ एक कुटी हुई मिर्चें दिखाई दें ताकि उससे थोड़ा सा उसमें कलर भी है। तो ये हमारा सॉस था, और जो हमारी चिकन की मैरिनेशन थी वो ये थी कि उसमें मैंने बारबेक्यू सॉस और अदरक लहसुन का पेस्ट और दही उसको अच्छे से मिला के, और जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ कि मसाले यानी कि कुटी लाल मिर्चें और नमक हस्बे जायका अपने हिसाब से कीजिए। हाँ, अगर उसमें थोड़ा ऑरेंज कलर देना है तो आप उसमें हल्दी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये मेरी डिश तैयार है इन सब रेसिपीज़ के साथ। ये इनकी किफ़ायत शारी है जी, इन्होंने घर में बना दिया तो पैसे भी बचा लिए इन्होंने। और अभी ये ड्रिंक बनाने जा रही है। मैं पहले ही बता दूंगा, अगर ड्रिंक अच्छी ना बने तो इसमें इनकी गलती नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से खरबूजे खा रहा था, तो ये मना कर रही थी कि मत खाएं। अब आप बताएं बना क्या रही हैं। चले, मैंने क्लियर कर दिया। थैंक यू। अब जो मैं ड्रिंक में आज जो बना रही हूँ वो खरबूजे का शेक है। जैसे कि आजकल गर्मी और खरबूजे बहुत मज़े के और लजीज आए हुए हैं आजकल मार्केट में, तो मैंने सोचा कि उसी का ही शेक बना लिया जाए। तो मैंने आज खरबूजे का शेक बना रही हूँ, जिसमें मैं खरबूजा और चीनी, वही मैं बोलूँगी कि आप पे डिपेंड करता है कितनी आप लेना चाहें। मैं शुगर सिरप यूज़ करती हूँ, ये भी आप घर में बना सकते हैं। पानी में शुगर डालें और अच्छे से उसको थोड़ी देर पका लें तो वो मेल्ट हो जाएगी, ये आपका शुगर सिरप तैयार हो जाएगा घर ही में, बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं। किफ़ायत शारी बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा मैं कंडेंस मिल्क इसमें यूज़ करूँगी और ऑलपर्स की क्रीम और ऑलपर्स का दूध इस्तेमाल करूँगी। बिल्कुल जी। और मरहबा गुलबहार के यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो ड्रिंक भी पड़ी हुई है और बिल्कुल इसके स्पॉन्सर भी हैं हमारे। और बात हो रही है आज कि इस्लाम में तालीम का हसूल के बारे में क्या कहा जाता है। उससे पहले हमारी एक बात ये भी हुई थी असातिज़ा के हवाले से। मोहसिन भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, उस्ताद का एक बड़ा दर्जा है, बड़ा रुतबा है, तालीम के हसूल के बारे में इस्लाम क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इल्म या जिसे आप तालीम कहते हैं, उर्फ़ आम में इल्म के माने होता है जानना, जिसे नॉलेज हम कहते हैं। और इल्म नाफ़े वो इल्म है जो इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है। और अगर इस्लाम की आप बात करें तो इस्लाम की सबसे पहली वही जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी, वो इक़रा के लक़ब से उतरी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में जिब्रील अमी आते हैं और फरमाते इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने फिर कायनात की तख्लीक़ फरमाई। तो सारी बात यह है कि इल्म वो दौलत है जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात को समझता है। और अल्लाह ताला ने क़ुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद में फरमाया फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम पूछो अहले ज़िक्र से अगर तुम्हें इल्म नहीं है। यानी अगर आपको इल्म नहीं आता तो फिर भाई उस्ताद वाली बात आ गई कि आप किसी ऐसे से पूछें जिसने इल्म सीखा है, जिसने इल्म की शान को समझा है। और फिर इल्म के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म का हासिल करना सिर्फ मर्द के लिए नहीं है, बल्कि मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बच्ची हो, तमाम मुसलमानों पर इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ है। अच्छा, जो असातिज़ा हैं जो हमें इल्म सिखाते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं, इनके बारे में क्या हुक्म है? अच्छा, बिल्कुल पहले अगर इससे बात करते हैं तो फिर देखिए असातिज़ा के बारे में कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद की शान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, मैं आपके सामने एक हदीस रखता हूँ। वो फरमाते हैं फ़द्लुल आलमी अलल आबिदी कफ़द्लि अला अदनाकुम। एक आलिम जो इल्म हासिल करता है उसकी फ़जीलत हज़ारों आबिदों पर, यानी कि
इबादत गुजार समझते हैं ना, जो नमाज भी पढ़ता हो, रुकू भी करता हो, सजदा भी करता हो, उसे आबिद कहते हैं। आलिम जिसने इल्म सीखा हो। तो अल्लाह के फरमाते हैं कि आलिम की फजीलत आबिदों पर ऐसी है जैसे मेरी फजीलत एक अदना उम्मती पर होती है। अब आप सोचिए, सिर्फ जो इल्म हासिल कर रहा है, फिर हुजूर ने फरमाया कि इल्म हासिल कर कर पढ़ाने वाले की शान क्या है। सिर्फ यही नहीं है कि यही शान हो, बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो आसमान पर है यानी फरिश्ते, जो ज़मीन पे हैं जितनी मखलूक़ात है, और यहाँ तक के हत्ता अल्लाह के फरमाते हैं अमलतुन के जो चूंटियाँ हैं ना बिलों के अंदर, वो और जो मछलियाँ हैं पानी में, तमाम उसके लिए दुआएं करती हैं कि या अल्लाह ये तेरा बंदा लोगों को इल्म दीन दे रहा है और खैर सिखा रहा है। अच्छा, ये एक इतना बड़ा मर्तबा है और इस्लाम के हवाले से भी अगर आपने बताया, लेकिन अब ज़रा दूसरे पहलू देखते हैं। दूसरा पहलू कि मैं बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं, ख़ास तौर पे सरकारी स्कूल हैं, जहाँ पर मैं देखता हूँ कि जब असातिज़ा सीखने जाते हैं तो उनसे स्कूल में झाड़ू लगवाई जाती है, अपने पर्सनल काम किए जाते हैं, और ये बात कोई हम हवा में नहीं बोल रहे, हम हकीकतन टीवी पे दिखा चुके हैं। और फिर असातिज़ा जो है बच्चों पर कई दफ़ा तशद्दुद, ऐसी बहुत सी वीडियोज़ है, तशद्दुद करते हैं। तो फिर उस वक्त असातिज़ा के लिए क्या हुक्म है और ऐसे असातिज़ा के बारे में क्या करें? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, और ये इतना प्यारा सवाल है, उसका जवाब भी सुन लीजिए कि कोई शख्स इल्म इसलिए हासिल करे कि अपनी ज़रूरियात को पूरा करना, अपने मकासद को पूरा करना। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है, और प्यारी हदीस है कि अल्लाह ने फरमाया वो शख्स जो इसलिए इल्म हासिल कर रहा है कि अपने मकासद पूरे करो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, या कोई भी उसका मकसद है, फरमाया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकता। अस्तगफुरुल्लाह। जन्नत तो जाना दूर की बात है, जिस जन्नत में जाने के भाई वहाँ शहद की नहरें हैं, वहाँ बहुत दूध की नहरें हैं, वहाँ पर बागात हैं, सब कुछ हैं, वो तो देखना दूर की बात है, वो खुशबू भी नहीं पाएगा जो इसलिए इल्म सीखेगा। अब आप सोचिए कि जब वो इल्म सीखकर अपनी ज़ात और अपनी मार रहा है, कूट रहा है, मकसद क्या है कि अपनी इजारादारी का करना, या अपने जो उसकी जो जहन के अंदर जो दबाव है और शिकार है, तो वो वहाँ पर आकर निकाल रहा है। तो आप याद रखिएगा कि ऐसा शख्स जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और दूसरी बात कि ये जुल्म कर रहे हैं मजलूम पर, ये पढ़ा नहीं रहा, ये तो जालिम है। और मोहसिन भाई, उसमें कई दफ़ा जब हम कभी डिबेट करते हैं तो वो कहते हैं कि जी असातिज़ा जो होता है उसका रुतबा वालिद से बड़ा होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका मकसद ये तो नहीं है ना कि जाओ भाई मेरे घर का सौदा लेकर आओ, जाओ, और फिर वो कहते हैं कि ये जो खिदमत कर रहा है इसका उसको सवाब मिल रहा है। नहीं, ऐसी कई दफ़ा मैंने एग्जाम्पल सुनी है। देखें, बात ये है कि उस्ताद की खिदमत करने का तो सवाब है, लेकिन ये भी नहीं कि उस्ताद अल्लाह माफ़ फरमाए दे कसाई या जल्लाद बन जाए कि जो वो जो काम, असल मकसद क्या है उसका असल मकसद क्या है? तालीम और तदरीस देना। अब वो उस मकसद से हटकर अपने निजी कामों की तरफ उसे लगा दे तो क्या अल्लाह नहीं पकड़ेगा? अल्लाह ताला फरमा रहा क्या है? अल्लाह फरमा रहा है कि जो तुम काम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो, वही बात आ गई कि तुमने ये काम किसकी मकसद के लिए किया, अपने मकसद के लिए किया या अल्लाह की रज़ा के लिए किया? अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ और होती है कि हमारा दीन इस्लाम बहुत प्यारा मज़हब है, और बच्चों से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त फरमाई, उनके सर पे हाथ फेरा, बच्चों से प्यार करना, बच्चों को मुस्कुरा के देखना भी एक इबादत के ज़मरे में आता है। हमने ऐसा सुना है कि जो बच्चे कुरान पाक की तालीम ले रहे होते हैं और उनको किसी जगह पे मारा जाए तो उधर दोज़ख की आग नहीं लगेगी। और इसमें फिर ये भी होता है कि कई जगहों पे ऐसी वीडियोस भी आई हैं कि बहुत बुरी तरह तशद्दुद किया जा रहा है, इसको ज़रा डिफ़ाइन करें। अच्छा, इससे क्या मुराद है ये भी तो समझ लीजिए कि भाई अगर उस्ताद ज़र्ब मारे ना तो वहाँ पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दोज़ख की आग उस जगह पर हराम है। मुराद मफ़हूम ये है कि वो दोज़ख की आग जो है उस जगह को नहीं छुएगी जहाँ उस्ताद की मार लगी। लेकिन क्यों मार लगी है? इसलिए नहीं मार लगी कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मार रहा हो, बल्कि इसलिए कि वो इल्म दीन या दीन की या कोई भी इल्म जो इंसान की नफ़ा के लिए था वो सिखाने के लिए। अब मारने से मुराद ये भी नहीं है कि मार मार के लौलान कर दे या ऐसी चीजें सुन लें, या मार मार के पूरे उसके यानी कि कमर पे जो तोड़ दे या कमर पे नील के निशान पड़ दे, ये मारना नहीं है। असल मारने से मुराद के कि ऐसी ज़र्ब के बच्चा डर जाए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई कारी अज़ा कर रहा है या मदरसे का कारी साथ कर रहा है तो इस्लाम से इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है, इसका अपना फेल है। और अगर स्कूल में भी ऐसा हो रहा है तब भी कोई भी उस्ताद हो, चाहे मदरसे का उस्ताद हो, चाहे स्कूल का उस्ताद हो या किसी यूनिवर्सिटी का उस्ताद हो, अगर वो ऐसा जुल्म करता है तो यकीन माने इस्लाम इसकी क़तअन इजाज़त नहीं देता। ये फेल गुनाह है और ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला इसको दुनिया ही पकड़ेगा और आखिरत में पकड़ेगा। बिल्कुल जी, ऐसा है। और ये सवाल इस वजह से पूछा गया क्योंकि हम ये चीज़ें देखते हैं। लेकिन अगर एक जगह ये देखा जाए कि कई ऐसे स्कूल्स भी हैं, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, किसी को हम मेंशन नहीं करना चाहते, कि जहाँ पे असातिज़ा डर भी रहें
अपने स्टूडेंट से डर रहे हैं। मारवी, पहला मेरा सवाल ये जो था कि आपने भी ऐसे केसेस देखे होंगे ख़ासतौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स में कि जहाँ पर बच्चे झाड़ू भी लगा रहे हैं, वो उनके घर के काम भी कर रहे हैं, सर आए नहीं आए, कोई दूसरा बंदा खड़ा हुआ है, और दूसरा वो कि कई जगहों पे असातिज़ा स्टूडेंट से डर रहे हैं। बिल्कुल इस तरह के केसेस देखे हैं, और ये बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकली प्रेशर दे रहे हैं शरी। वो जो हम अच्छी चीज़ तालीम और अच्छा हम जो है कुरान पाक और अच्छी हम तालीमात बच्चे को देना चाह रहे हैं, तो मार से उनको ऐसा डर और नफ़रत पैदा हो जाती है तालीम से कि वो दूर होने लग जाते हैं, पीछे होने लग जाते हैं। और बच्चे को इस तरह के फ्रस्ट्रेटेड लोग इसलिए टारगेट बनाते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है, वो डर जाता है, वो बताता नहीं जाके किसी को कि उसके साथ हो क्या रहा है। और अभी हम देख रहे हैं कि घरों के अंदर भी जो तालीमात के लिए बुलाया जा रहा है या बच्चों को स्कूल या कहीं भेजा जा रहा है, प्राइवेट स्कूल्स में तो बड़ी सख्ती हो रही है, तारिक साहब बताएंगे, टीचर्स को इस तरह मार पीट की इजाज़त नहीं दी जा रही, लेकिन अब भी गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको डंडा ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, मैं तो ज़रूर मिलेगा आपको, बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। और उसके अलावा बच्चे के कान बुरी तरीके से मोड़ना, इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारना कि उसके कान के पर्दे को मसला हो जाए। इसमें एक अर्ज करना चाहता हूँ, देखें ये तो एक उस्ताद की बात है, अगर आप मेरे दीन को देखें, जो बच्चा इल्म हासिल करने जा रहा है, अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह के रसूल फरमाया जब वो निकलता है ना रास्ते में तो वो अल्लाह की राह में, पहली बात। फिर दूसरा, फरिश्ते उसके पैरों के नीचे पर बिछा रहे हैं। फरिश्ते चाहे कंधा भी थाप सकते हैं, चाहे हाथ में ला ले, लेकिन पैरों के नीचे फरिश्ते पर बिछा दे, इससे बड़ा तालिब इल्म का क्या मुकाम। और सिर्फ पैर ही नहीं बिछा रहे, बल्कि उनका मुकाम ये है कि अल्लाह ताला उन्हें वो जिस रास्ते पे जा रहे हैं ना, ये दुनिया का रास्ता है, लेकिन उसने फरमाया वो जन्नत के रास्ते पे चल रहे हैं। ये मुकाम है तालिब इल्म। मुफ्ती साहब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि ये जो हम बात कर रहे हैं सारी, ये जो इंसान तशद्दुद कर रहे हैं, ये उनका अपना फेल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी अखलाकियात, हमारी तालीम, हमारी मजहबी तालीमात और हर एक सेंसिबल बंदे का, अच्छे इंसान को जब हम तसव्वुर करते हैं तो वो अच्छा इंसान बच्चों से मोहब्बत करने वाला होता है हमेशा, उसके ऊपर तशद्दुद करने वाला नहीं होता है। असातिज़ा का जो मुकाम है, हम आज किसी भी मुकाम पर होते हैं उसमें हमारे असातिज़ा का एक बहुत अहम किरदार होता है, लेकिन वो असातिज़ा जो इस तरह का जुल्म करते हैं कि मुफ्ती साहब ने बताया कि इस्लाम उनके बारे में क्या कहता है। तारिक, मुझे ये बताएं कि मैंने एक सवाल किया कि जी आज भी स्कूलों में तशद्दुद हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल के तो क्या हाल है उस पर तो हम बात नहीं करेंगे, प्राइवेट स्कूल में कुछ जगहों पर एक ये बड़ा कल्चर है कि जी आप हमारे बच्चे से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम आपको फीस दे रहे हैं। क्या समझते हैं, क्योंकि आप अपने खुद भी स्टूडेंट रहे, कि ये बात बच्चे को कितना शेर बना देती है कि जी हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आके टीचर को चुप करा गए, और ये क्यों एक कॉन्सेप्ट अब आ गया कि हम फीस दे रहे हैं, हमारे बच्चे को हाथ नहीं लगाते। बिल्कुल, देखें आजकल जो माशरे के अंदर जो है वो एक बिगाड़ पैदा हो रहा है, उसका एक जो एलिमेंट है वो यही है कि आप देखें हमारे भी बचपन के अंदर जब बड़े कोई भी इंस्टीट्यूशन के बारे में या बड़ों के बारे में बात करते थे या कहीं इख्तलाफाती बात होती थी तो वो बच्चों को वहाँ उस कमरे से भेज दिया करते थे ताकि उनके दिल में वो रिस्पेक्ट बरकरार रहे। बिल्कुल। तो आजकल तो बच्चों को भेजना तो दूर, उनके साथ मिलकर बुराइयां की जा रही होती हैं। इंसल्ट हम किया जा रही बच्चों को क्या तालीमात दे रहे हैं या क्या तरबियत कर रहे हैं, इस पे हमें गौर करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि स्कूल में जब आप ये कहते हैं कि हम फ़ी पे कर रहे हैं, फ़ी तो आप कर ही रहे हैं पे, लेकिन स्कूल में जब बच्चा इस नियत से जाएगा कि मेरा बाप पैसे भर रहा है, मैं जो चाहे कर लूँ स्कूल के अंदर, तो वो तो फिर बच्चा शरारतें तो करते हैं बच्चे, देखिए डिसिप्लिन तो कभी नहीं सीखे, लेकिन बदतमीजियों पर अगर आ जाते हैं बच्चे तो उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सेकंड चीज़ ये है कि बच्चों को देखें, जब कोई बच्चा शरारत कर रहा होता है ना तो थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है, या अगर बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा होता है तो एक आध उस्ताद जो है ना वो कंधे पे ठीक है, मार ये देता है, जरूरी ये भी है, कंट्रोलेबल इसमें कोई चीज़ वो होती नहीं है। है। लेकिन अगर उसको कह दिया जाए कि अगर ये चीज़ की तो आपको जेल हो जाएगी, ये चीज़ की तो आपको सारा कानून याद हो जाता है, कानून सारे आ जाते हैं इसके अंदर, तो अब वो बच्चे को पता है मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे टीचर ने सिर्फ हल्का सा हाथ नहीं लगाया तो मैं अपने पेरेंट को बुला लूँगा, मैं कंप्लेन कर दूंगा पुलिस में, तो उसकी वजह से वो बच्चा सवा शेर हो जाता है। ये बात जो तारिक ने की बिल्कुल ठीक की, और मैं आपको यकीन माने इस वक्त जितने पेरेंट्स देख रहे हैं इस वक्त ये प्रोग्राम, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखें ठीक है, अगर आपको लगे कि तशद्दुद बढ़ गया है जिसमें आपके बच्चों के नील आ जाए या कोई और ऐसा नुकसान हो तो बिल्कुल आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये राइट नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को इतना शेर ना बनाएं क्योंकि इसमें उसी की भलाई है। असातिज़ा अब ये कर देंगे कि ठीक है जी कुछ भी ना कहो,
फिर उससे बिगाड़ होता है। बच्चा एक मोम की तरह होता है, जिस तरह आप मोड़ दें। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को बोल देंगे कि जी आप फीस पे कर रहे हैं और आप इस स्कूल में जो चाहे करें, तो इसमें आपका नुकसान है, असातिज़ा का नहीं है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। रिजवान बहुत खूब माशाल्लाह। गालिबन मैं आपको पहले भी सुन चुका हूँ, मुझे बिल्कुल याद आ गया। माशाल्लाह बहुत आपकी आवाज़ अच्छी है और आपकी आवाज़ में मैं देख रहा हूँ कि मज़ीद खूबसूरती आती जा रही है। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। और हमारा सहरी का दस्तरखान जो है इस वक्त जारी है। मारवी, कैसा लगा जो मानूर ने डिश बनाई थी, कैसी लगी आपको? बहुत मज़े की। और मैं मानूर से कहती कि बड़े अच्छे से जूसी से बनाए हैं बफेलो विंग्स और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। सीरियसली थैंक यू सो मच। जी तारिक भाई, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्टी है। और मैं यही कह रहा था भी कि ये वाला शेक मैंने पहली दफ़ा पिया ज़िंदगी में और बड़ा अच्छा लगा और लाइट सा, बड़ा अच्छा था। और मोहसिन भाई की तो बात ये ना, इनसे पूछो ये तो कहते हैं अच्छा ही है, लेकिन बनाती अच्छा है। मैं मजाक से हटके, मोहसिन भाई वैसे जो इतने दिन से खाने बना रही हैं, कैसे लग रहे हैं आप? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, रोज के खाने वाले हैं ना। तो नहीं, हकीकतन मैं फिर भी कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी शेफ़ यहाँ आए हैं तो सभी अच्छा बनाते हैं और ये बहन भी जो बना रही है इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, आपकी बेगम ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं? ये सवाल है वर्सेस बेगम। ऐसी एक सवाल जहन में आया तो मैंने कहा पूछ लूं, कौन ज़्यादा अच्छा बनाता है? मेरी बेगम दिल्ली वाली हैं और दिल्ली वाले ना उनका कोई मुकाबला नहीं है खाने बनाना। मैं भी माशाल्लाह मेरी बेगम बहुत अच्छा बनाती है। ये तो सुन ले मुफ्ती साहब, मैं भी दिल्ली वाली हूँ। असल में मैं ज़्यादा वहाँ खाना खाता हूँ ना, इसलिए मुझे ज़्यादा पता है। मोहसिन भाई ने कहा यहाँ तो 30 दिन की बात है, वहाँ का सवाल है तो निपटाएं। अच्छा मुझे ये बताएं मारवी, बचपन कैसा रहा आपका? कितनी शरारती थी? अब तो आप बड़े मतलब सीरियस मोड में हैं और बड़ा अच्छा काम भी कर रही हैं। बचपन आपका कैसा था? कितनी शरारतें करती थी आप? शहरी, मैं बहुत ज़्यादा शरारती थी और मैं बस ये कि अच्छी वाली शरारतें करते थे हम। ये भी बड़ा ज़रूरी होता है बच्चों को बताएं कि जी ऐसी शरारत करें जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो हमारे दिमाग में हमेशा ये होता था कि जी ऐसी शरारत करनी है जिससे किसी से नुकसान ना हो। और मेरा छोटा भाई मुझसे 1.5 साल ही छोटा था, तो मैं थी, नाम उसका आता था और मैं बड़े मजे से कहती थी, मैं यूं कर देती थी बस। ये तो पुराना है, ये बहनों को पिटाई उसकी होती थी। ये हम लोगों की तो आज तक शिकायत करता है शानी मुझसे कि तुम्हारी वजह से मैंने बड़ी मार खाई अम्मा अब्बा की। तो ये होता था। बाकी बस मुझे ऐसे महसूस होता है कि हमारे अम्मा अब्बा ने हमसे बात बहुत की है। हम बैठे रहते थे रातों को, हमारी महफिलें होती थी अब्बा के साथ और वो हमें इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें बताए जाते थे। अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस इतना ओपनली बताते थे कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल की है, क्या देखा, किस सिचुएशन में क्या किया। अम्मा का भी ऐसे होता था, जब बैठती थी तो अपने किस्से। और तो मेरे ख्याल से यहाँ से सीखने को बड़ा मिला कि उनकी जो जिंदगी थी तो उससे तो मेरे ख्याल से शरारतों का दौर इतना कोई लंबा नहीं रहा। मैच्योरिटी थोड़ा जल्दी आ गई, उसमें एहसास भी था जो अम्मा अब्बा पैदा करते। पढ़ाई में कैसी थी आप? ये पढ़ाई में मैं हमेशा बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। बेंच पे बैठना, सारा काम कंप्लीट, हाँ, बैग एकदम नीट एंड मुझे अगर थोड़ा पीछे बिठा दें तो मैं तो रोना शुरू कर देती थी कि मेरे और हमें आगे बिठा दे तो रोना शुरू कर देते। हमें गलती से आगे बिठा दे तो हमारे आंसू बहने लगते थे। अच्छा तारिक भाई, आप मुझे वैसे बड़े ऐसे लग रहे हैं कि बड़े मासूम से इंसान होते हैं ना, बड़े स्कूल में इतनी शरारतें ना करना या बचपन में इतनी ना करना, हकीकत क्या है? माशाल्लाह मुझे थोड़े हमारी भी वही शरारतें थी जो एक आम जो बच्चों की होती हैं उस एज में। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस एलिमेंट नहीं था हमारे उसमें। और एक क्योंकि ज़्यादातर जो है बचपन से बड़ों में बैठना हुआ, दादी के साथ, अब्बू के साथ, तो वो चीज़ें जो सिखाते रहते थे कि भाई बच्चों को इस तरह होना चाहिए, इस तरह, तो वो बचपन से जो है ना वो बड़ों की सोबत में रहने का एक फ़ायदा हुआ। तो शरारतों का मौका नहीं मिला? मौका कम मिला, लेकिन इतनी थी कि लोगों को अच्छी लगती थी, क्योंकि आजकल थोड़ा एलिमेंट थोड़ा डिफरेंट हो गया। हमारी शरारतें पता है कैसे होती थी? घंटी बजा के भाग जाना, हाँ, इस तरह की, दरवाजा बजा के भाग जाना, किसी की चीज यहाँ से वहाँ उठा देना। जो लोग फ्लैट में रहते हुए पानी की थैली भर के फेंकते हैं, बच्चों का पुराना पता नहीं क्या शौक था। हम लोग अक्सर होटल्स में जाते थे तो डू नॉट डिस्टर्ब को चेंज कर देते थे, क्लीन द रूम। तो यानी ऐसी होती थी हमारी शरारतें। अब जरा ना लेवल बढ़ गया है, अब जरा टेक्नोलॉजी बढ़ गई ना। अच्छा मोहसिन भाई, आप तो ऐसे नहीं होंगे, आप मासूम से होंगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मकसद कि मैं इतना नहीं था, लेकिन ये तो थोड़ी बहुत शरारतें की हैं। लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने आम तौर पे ज़्यादा शरारत की, क्योंकि ज़्यादातर दोस्त यार भी दीनदार रहे बचपन से,
तो वो दीनी माहौल रहा। तो आपने कभी घंटी बजा के नहीं भागे? नहीं, घंटी बजा के नहीं कभी भागा। पानी की थैली नहीं फेंकी? नहीं कभी। हाँ, ये पिट्ठू गरम बच्चों में खेला है, वो तो गेम है। हाँ, लेकिन वो तो सबने खेला है। बस इसके अलावा कोई ऐसी शरारत नजर नहीं है। मानूर, आप तो वैसे अभी तक बच्ची हैं, आप कैसी थी बचपन में, ये बताएं। मैं बेइंतहा शरारती। बेइंतहा में क्या शरारतें थी? कभी कोई ऐसी शरारत जिस पे मार पड़ी हो, कुछ वो याद है? मार तो आप तो इकलौती हैं, आपको तो पड़ी भी नहीं होगी। नहीं पड़ी है, लड़के को मारा था और बचपन में। बेचारा। देख ले, बड़ी कोई शरारत हो नहीं सकती है। कहते हैं कि लड़के जुल्म कर रहे होते हैं, यहाँ पे बहुत 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 उल्टा हुआ है। अच्छा, हमारी जिंदगी में जब हम पढ़ रहे होते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा टीचर जरूर रहता है जो हमें याद रहता है, जो हम जब छोटे होते हैं तब स्पेशली। बिल्कुल ऐसा ही। कोई ऐसा टीचर हमारे भी याद हो यार, अब शायद मुलाकात भी ना हो, लेकिन शायद देख रहे हो आपको। बिल्कुल याद है। यहाँ पर मैं, मेरी उर्दू की टीचर थी मिस जाहिदा, उनको मैं बहुत खूबसूरत अल्फाज में याद करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दिया। शायरी मुझसे प्ले वगैरह ऐसे करवाए उर्दू के कि मुझे अल्फाज भी बोलने नहीं आते थे। और उनकी प्लेज़ में ये सबसे बेहतरीन बात होती थी कि जैसे कश्मीर इशू उठा लिया, इस तरह के इशूज़ उठा लिए कि बहुत जल्दी लर्निंग भी हो गई थी। तो हमेशा मैं याद करती हूँ उनको कि उन्होंने ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो कुछ कर दिखाने का जो जज्बा है, और किसी चीज़ को, क्योंकि आपको जब कैरेक्टर मिलता है ना शायरी, आप उसको महसूस करते हो। और टीचर्स का बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। और अक्सर ऐसे होता था कि सब बड़ा एहतजाजन खड़े हो जाते थे कि वाई मारवी ऑल द टाइम, क्योंकि मैं अच्छा करती थी या उनको लगता था कि ये अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, तो वो मेरे लिए खड़ी होती थी। फिर वो बाकायदा कहती थी जी सबसे करवा लें, आप देखें कि इस बच्ची में है कुछ बात। तो उन्होंने जो मेरे लिए स्टैंड लिया, मैं उनको हमेशा याद करती हूँ। वो जहाँ भी रहें खुश रहें, मेरी बहुत मोहब्बतें उनके साथ हैं। आमीन, और अल्लाह ताला उनको। तारिक भाई, कोई टीचर? इस मामले में थोड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ मैं कि हमारे जितने भी टीचर्स मेरे लाइफ में आए, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया चीज़ों के अंदर और गाइड करना। इवन जब, क्योंकि मैंने ओ लेवल्स किया तो ओ लेवल्स के अंदर थोड़ी चीज़ें टफ होती चली गई, तो हमारे टीचर्स अच्छे थे कि जब हमारे इस्लामियात के टीचर, हमारे फ़िज़िक्स के और इन सब चीज़ों के, तो वहाँ पर टीचर्स अपने घर बुला लेते थे कि भाई आके पढ़ लो, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लो हमसे, हम पढ़ा देंगे, चीज़ों को कर लेंगे। तो सारे फेवरेट हैं आपके? मतलब अच्छी, और आज तक अल्लाह का शुक्र है सब कांटेक्ट में अरे क्या बात है। मोहसिन भाई, टीचर बताएं अपना फेवरेट टीचर। अगर बचपन की बात बचपन करें, की पूछ रहा हाँ हूं। बचपन, हाँ वैसे तो शेखुल हदीस वगैरह जो मेरे उस्ताद हैं, वो अल्लामा गुलाम सैदी साहब, जिन्होंने मुझे दौर हदीस कराया, तो उनकी शान और अज़मत तो अपनी जगह। लेकिन अगर आप स्कूल के लेवल की बात करें तो मिस रेहाना थी हमारी, और जो मुझे ट्यूशन भी पढ़ाती थी और स्कूल में भी टीचर थी। ये इनसे बड़ा फायदा होता है, मैं मोहसिन भाई को नहीं रख रहा, जिनसे हम स्कूल वाली टीचर से अगर ट्यूशन ले लेना तो हमारे नंबर अच्छे आते हैं। मानूर, आपकी कोई टीचर याद है आपको? बिल्कुल, मेरी अभी के मत बताइएगा, अभी के नहीं, बचपन की बताइएगा, अभी मत नहीं लगाइएगा। बचपन की थी एक मेरी मिस अनीस। मैं उनको आज भी बहुत अच्छे अल्फाजों में याद करती हूँ, क्योंकि वो पैरालाइज थी बीच में, लेकिन उनको पता चला कि मैं शेफ़ बन गई हूँ इस तरीके से। तो आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से मेरा नंबर चेज़ किया, उन्होंने मुझे कॉल की, और इट वाज लाइक ब्लेसिंग के कोई टीचर मुझे कॉल कर रहे हैं। और ये जो टीचर्स होते हैं जो इस तरह के होते हैं ना, मैं कहता हूँ बच्चों के साथ आप शफकत से रहें, प्यार से रहें, तो वो आपको बहुत लंबे टाइम तक याद भी रखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। और उन तमाम टीचर्स को सलाम है जिनकी वजह से आज हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पे हैं। कोई सवाल पूछना चाह रही हैं आप? बिल्कुल, मैं मारवी आपसे सवाल करना चाहूँगी। आप मुझे बताइए, लड़कियों को आला तालीम दिलवाना कितना ज़रूरी है? अच्छा महानूर, इसका जवाब मैं इस तरह से दूंगी कि जो हम केसेस और सिचुएशंस डील कर रहे हैं ऑन डेली बेसिस, हम महसूस करते हैं कि जी आप छोटी उम्र में बच्चियों की शादियां कर देते हैं। आपका घर में ये फोकस होता है कि जी जहेज जमा करना है, लेकिन बच्ची को वो तालीम का ख़जाना नहीं देना। तो ये चीज़ हमारी बच्चियों को अपाहिज कर देती है। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जब उनके ऊपर बुरे हालात आते हैं, मुश्किलात आती हैं, या किसी तशद्दुद का सामना कर रही होती हैं, कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप है, या खुदा ना खास्ता शौहर का इंतकाल हो जाता है, माशरे में ख़ुद बाहर के निकलना है, बच्चों के लिए काम करना है, तो वो फिर मफलूज ख़ुद को महसूस करती हैं। वो रोई हैं हमारे सामने कि काश हम पढ़ लेते, काश हम कुछ कर पाते। फिर हम उनके लिए शॉर्टकट्स ढूंढते हैं,
कोई हुनर सिखा जाहिर है दिया, फिर तो, सिलाई कढ़ाई, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मेन चीज़ जो है वो एजुकेशन है जी। और तमाम देखने वाले अपने अपने बेटियों को, ख़ास तौर पे बेटों को भी पढ़ाना तो ज़रूरी होता है, बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं। आप इनके लिए जी जहेज़ का सामान जमा करते हैं या ये सोचते हैं मेन चीज़ है तालीम का ज़ेवर दे दें, उसके बाद यकीन माने किसी की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपनी जंग, अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगी और बहुत सी चीज़ों से बच जाएंगी। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आपको खुश रखे और बिल्कुल अभी थोड़ी ही देर में जो है वो सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा और ये वक्त बड़ा कीमती होता है। मैं हर दफ़ा इस बार याद दिलाता हूँ कि शायद किसी को इस वक्त रिकॉल हो जाए कि इस वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, अपने लिए भी, हमारे लिए भी। मोहसिन भाई, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक चीज़ ये होती है कि एक तो असातिज़ा वो है जो हमें तालीम देते हैं, एक उस्ताद वो भी होता है जो हमें कोई हुनर सिखाए, छोटा या बड़ा, क्या उसका भी वही मर्तबा है? बिल्कुल। देखिए, असल उस्ताद का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ इल्म सिखाने वाला हो। असल उस्ताद का मतलब ये है कि वो तरबियत करने वाला हो, और तरबियत का मरहला कई तरीक़ों से होता है। कोई किसी को एक तो इल्म नाफे से मुराद क्या है? इल्म नाफे से मुराद ये कि किसी के काम को बेहतर से बेहतर बना देना, आया वो एक हुनर हो या आया वो इल्म हो, और उसकी ज़िंदगी के अंदर वो हुनर काम आए उसकी बेहतरी के लिए और उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत बेहतर हो। बिल्कुल जी। जो भी आपके उस्ताद होते हैं, चाहे वो आपको कुछ चीज़ सिखा रहे हों या आपको कोई भी हुनर दें, उनका भी जो है वो एक बड़ा रोल होता है, एक बहुत अहम रोल होता है। हमारी बात हो रही थी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पे। मुझे बताएं, जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है, आप समझते हैं क्या ये ठीक है? क्या बच्चा उस तरह फोकस कर पाएगा? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो हमने शुरुआत से ये कहा है, जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है, कि ये सब्स्टिट्यूट तो ज़रूर है लेकिन ये ऑल्टरनेट नहीं है, और वक्ती ऑल्टरनेट है ये, और सब्स्टिट्यूट कतई नहीं है। क्योंकि बच्चों को जो है जो फिज़िकली स्कूल में पढ़ाया जाता था वो उसका कोई नेमो बदल है नहीं, और जो बच्चा क्लास में बैठता था, जिस तरह वो टीचर्स के साथ आई कांटेक्ट करता था और टीचर्स के साथ फिज़िकली वहाँ पढ़ता था विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, टीचर भी बच्चों के फेस को रीड करते थे, किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाते थे। तो ये एक वक्ती तौर पे बना है, लेकिन इसका कामयाबी इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि हम ये समझते थे कि शायद जिनके पास गैजेट्स हैं वो शायद पढ़ सकते हैं और दूसरे नहीं पढ़ पाए। लेकिन जब एक स्टडी की गई 6 महीने के अंदर, तो ये देखा गया कि जिनके पास गैजेट्स थे या जिनके पास अच्छी सहूलियात थी, जो उन्होंने पढ़ा तो वो भी रिटेन नहीं कर पाए। अच्छा तारिक, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये हूँ कि अभी एक ओ लेवल्स का भी चल रहा है मसला, के पेपर्स होने वाले हैं, उस पर भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं। अब जब बच्चों को पढ़ाया ऑनलाइन जा रहा है तो फिर एग्ज़ाम कैसे लिया जाए? क्योंकि जो बात आप फिजिकली पढ़ने में है, सामने पढ़ने में है, वो ऑनलाइन नहीं है, तो फिर पेपर भी क्या ऑनलाइन लेंगे ये लोग? देखिए, ऑनलाइन पेपर लिया नहीं जा सकता, उसके अंदर चीटिंग बहुत हो जाएगी। चीटिंग तो खैर हो ही जाएगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है नहीं, क्योंकि इसके अंदर वाफिर मिकदार में कंप्यूटर्स चाहिए होंगे और एट अ वन टाइम जो है वो सारे बच्चों को एक साथ पेपर में अपेयर होना होगा। ये एक बहुत मुश्किल काम है, और हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं वो इस तरह के तरीके के आधार पे होते नहीं हैं कि वो ओपन बुक में काम कर सकें, अगर आप घर पे भी अलाउ कर देंगे तो इसके अंदर फ़िज़िकली एग्ज़ाम ज़रूरी है। लेकिन हाँ, फ़िज़िकल एग्ज़ाम्स को आसान बनाया जा सकता है। जैसे कि आप ये देखें, मैट्रिकुलेशन जो एग्ज़ाम्स हैं उनको आसान बनाया गया कि अब 50 MCQs आएंगे उसके अंदर, और जो 3 है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और 2 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएंगे। मतलब इसमें ये होता है कि फिर बच्चे के लिए आसानी हो गई कि वो सही तरह पेपर अटैम्प्ट कर सके, उसके पास ज़्यादा टाइम होगा सोचने का। तो इसी तरह ओ लेवल्स को भी अब अपना पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मुझे बताएं कि जैसे ये तो बात हो गई कि जी ठीक है ऑनलाइन क्लासेस हो रही, क्या गवर्नमेंट स्कूलों में भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है? देखिए उन बच्चों का क्या होगा फिर? बच्चे तो वो भी हैं, एजुकेशन की जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की भी है, उनके लिए क्या हुकूमत ने किया इतने टाइम में जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे? देखिए, अजीब सी बात यह है कि जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया और अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा हो गए कि हमने वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया, अब बच्चे ऑनलाइन पढ़ लें। जबकि वहाँ अलमिया ये है कि बच्चा स्कूल आ जाए बहुत बड़ी बात होती है, वो ऑनलाइन कैसे पढ़ेगा? और उनके माँ बाप भी इतने लिटरेट नहीं होते कि घर बैठ के वो ऑनलाइन पढ़ा सके। ये तो देखिए ना, ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, फिर मुझे यही बात पर गुस्सा आता है कि जी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के लिए आपने ये कर दिया कि बस आपको पता है उनके घर में गैजेट है नहीं है, उसके पास इंटरनेट की सहूलत है नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, आपने बस एक चीज़ बना दी और आपने कहा बस ये ठीक है, हम बरियूस जमा हो गए।
मानूर, कोई क्वेश्चन है आपका? बिल्कुल, मेरा मुफ्ती साहब से है एक सवाल। मुफ्ती साहब, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम किस दर्जे तक पढ़ानी चाहिए? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने सबसे पहले आपके सामने एक हदीस बयान फरमाई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो तलब इल्म है वो मुसलमान मर्द और औरत दोनों पे फ़र्ज़ है। और कितना फ़र्ज़ है कि जो यानी कि फ़र्ज़ी मसाइल हैं, कि नमाज के अहकाम हो, हज के अहकाम हो, रोज़े का अहकाम हो, हर मुसलमान को वो अहकाम जो फ़राइज़ के ज़िम्मे में आता है, वाजिबात के ज़िम्मे में आता है, उनका मानना या उनका सीखना दोनों के लिए लाज़िम मलज़ूम है, ताकि वो उखरवी ज़िंदगी जो आखिरत की ज़िंदगी है उसको बेहतर बनाने के लिए वो इल्म हासिल करके आगे बढ़ सके। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एक बहुत बड़ी मुफ्तिया बन जाएं, एक अगर खातून है या मुफ्ती बन जाएं। ठीक है, इतना भी इल्म सीख लिया जो फ़र्ज़ी इल्म है उन्हें आ गया तो वो कामयाब हो जाएंगे। यानी एक मुसलमान को जो दीन के फ़राइज़ और अहकाम हैं उनका जानना लाजिम व मलजूम है। अच्छा मोहसिन भाई, एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये भी आती है कि बहुत से लोग, मैंने देखा है कि बहुत एजुकेटेड होते हैं लेकिन उनका अमल ऐसा करता है जिसे हम पढ़े लिखे जाहिल बोल देते हैं। ये रीज़न्स क्या होते हैं? कहते हैं जी तालीम शऊर देता है, तालीम आपको अकल देता है, सोच देता है, लेकिन मैंने ऐसे कई एजुकेटेड लोग देखे हैं कि जिनकी कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं यार ये कहाँ से पढ़ा लिखा है। देखें, इल्म जो है ना वो अंबिया की विरासत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि इल्म ऐसी विरासत है कि अंबिया अलैहिस्सलाम आपको दौलत दें या ना दें, लेकिन इनकी विरासत इल्म की तकसीम होती है। और रहा ये बात कि इल्म नाम इस चीज़ का नहीं कि जाहिल उसे नहीं कहते जिसको पढ़ना लिखना आता नहीं हो, जाहिल उसे कहते हैं जिसको तमीज़ नहीं है। आप इस बात को समझ लीजिए। इसी तरीके से इल्म वाला वो नहीं जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गया हो, इल्म वाला वो है जो इल्म को अपनी तरबियत के ज़रिए दूसरों तक पहुँचाए। तरबियत का हिस्सा हाँ, तो असल बात क्या है कि इल्म के साथ तरबियत का होना। अगर तरबियत नहीं है तो फिर वो इल्म नाफे नहीं है, वो कामयाबी की तरफ नहीं लेगा। बल्कि क्या होगा, आज जो बच्चे आप देखें बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने से, अभी भाई बता रहे थे कि वो उस्तादों से कैसे बात करते थे। अब तरबियत क्या है मैं आपको बताता हूँ। बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह, बल्कि अमीरुल मोमिनीन गुजरे हैं, उनका नाम था हारून रशीद। क्या नाम था? हारून रशीद, यानी अमीरुल मोमिनीन, पूरी उम्मत के अमीर यानी कि हाकिम। उनके दो बेटे थे, एक मामून रशीद और एक अमीनुर रशीद। उनका हाल ये था कि इमाम क़साई उनके उस्ताद थे। जब उस्ताद पढ़ाकर जाने लगते तो दोनों भाई दौड़ कर जाते और दोनों भाई की कोशिश होती कि उस्ताद की हम चप्पल पहना दें, लेकिन चप्पल पहनाने वाले अब आपस में लड़ रहे हैं कि मैं इनको चप्पल पहनाऊंगा, वो पहनाएंगे। तो आप सोचिए कि इतने बड़े मालिक, इतने बड़े हाकिम के बच्चे उस्ताद की चप्पल बनाने के लिए क्यों लड़ रहे हैं? कि ये बाप की तरबियत है, एहतराम, कि ये एहतराम, ये तरबियत तुम्हें उस्ताद का जो तुम करोगे ये तुम्हें जन्नत तरफ ले जाएगी। जिस तरह बाप की तुम खिदमत करते हो वो जन्नत ले जाते, इस तरह उस्ताद की खिदमत करोगे तो वो भी जन्नत ले जाएगा। तालीम दिलाना कहते हैं जी वालिदैन का एक तरीके से फ़र्ज में आ जाता है। जी जी जी। अच्छा, वो लोग जो अपने बच्चों को कामों पे लगा देते हैं उनके रीजंस हैं कि उनके पास खाने को नहीं है, ज़ाहिर है उसमें गवर्नमेंट का फिर एक मामला आ जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? भाई वो अपने बच्चे को तालीम दिलवा ही रहा, अब उस बेचारे को लगा दिया किसी मैकेनिक शॉप पे, ठीक है, मैकेनिक वाला उसको वो तो सिखा रहा है लेकिन उसकी तरबियत कहाँ से होगी? वो तो वहाँ पर वही ज़बान बोली जा रही है, बच्चे को उसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, स्ट्रीट बॉय बन के रहता है। ऐसी सिचुएशन में क्या? देखिए, फिर मैं आपको बात करूँ, मैं फिर आपसे एक बात करूँ। इस्लाम ने बड़ा प्यारा आपको दीन दिया है और वो दीन ये है, हाथ बाकार दिल बायार। एक मिसाल दे रहा हूँ कि आप भले काम करते रहो लेकिन इल्म पढ़ने की या इल्म हासिल करने की उम्र कोई कैद नहीं लगाई। आप चाहे रात को पढ़ सकते हैं, आप चाहे कोई ऐसा वक्त निकाल सकते हैं, लेकिन पढ़ने वाले पर भी है। अब अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया कि तुम्हें अगर इल्म हासिल करना पड़े तो फिर क्या फरमाया कि तुम्हें चीन जाना पड़े तो तुम जाओ। वो तो बोले इल्मा कि तुम्हें अगर इल्म हासिल करना पड़े तो तीन भी जाओ। ये मत देखो कि बॉर्डर्स हैं, ये मत देखो कि आगे राह मुश्किलात हैं, इल्म हासिल करो क्योंकि तुम्हारा इल्म जो है तुम्हें आगे तक ले जाएगा। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, चीन कहाँ से जाएंगे? ना, चीन नहीं जाए, लेकिन चीन के जो अभी ऑनलाइन नहीं, चीन नहीं जाए, लेकिन चीन के जो तमाम वेबसाइट जो पढ़ाने वाले जरिए हैं वो ऑनलाइन के जरिए तो आपको नजर आ रहे हैं ना, वो आप नहीं आ सकते। लेकिन बाहर में बात कहूँगा, ये याद रखिएगा, इल्म इतना ज़रूरी है। कितना ज़रूरी, इस बात को इस तरह लगा। ये कुरान पाक के अंदर एक तस्करा है हज़रत सलमान इस्लाम का, जिसे तख्ते बिल्कीस कहते हैं, और ये इतना अथेंटिक है कि जो आपको पता लगे इल्म की शान क्या है। एक मलका थी,
अपने बहुत बड़े, यानी कि आप समझ लीजिए कि उनका एक जो आता था हुकूमत का बहुत बड़ा था, तो वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मिलने आ रही थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो हाकिम वक्त भी थे और नबी भी। तो आपने अपने तमाम रैया से कहा कि कौन है तख्ते बिल्कीस, यानी कि बल्कि बिल्कीस के आने से पहले वो तख्ते बिल्कीस लिया, और वो तख्त इतनी दूर था कि अगर हम और रोज़ाना की डिस्टेंस लगाएं तो 1 महीने लगता लाने में। अब कुरान क्या कहता है कि एक जिन खड़ा हुआ, उसने कहा कि ये महफिल, यानी अल्लाह ताला कुरान हाकिम में ये पूरा वाक़या बयान फरमा रहे हैं कि एक जिन खड़ा, उसने कहा 1 दिन से पहले मैं ये ले आऊँगा। दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा कि नहीं इससे भी पहले। यहाँ तक कि हर जिन ने कहा कि हज़रत आखिर वक्त में जो आखिरी जो जिन था उसने कहा कि ये महफिल ख़त्म नहीं होगी, तख्ते बिल्कीस हाजिर हो जाएगा। आपने फरमाया हज़रत सलमान ने इससे भी पहले मुझे चाहिए। मैं आपके पहले सामने बता चुका हूँ कि 1 महीने का फासला है, लेकिन अब कितनी जल्दी कैसे कौन ला गया। फिर एक इंसान खड़ा हुआ, उसका नाम था आसिफ बिन बरखिया। वो खड़े होकर कहते हैं हज़रत आपके पलक के बाल झपकेंगे और पलक के बाल उठेंगे, तख्ते बिल्कीस हाजिर हो जाएगा। अब कुरान क्या कहता है, काना इंदहु इल्मुल किताब, उसके पास किताब का इल्म था कि 1 महीने जिसका रास्ता था वो किताब की इल्म से इसने वो तख्ते बिल्कीस को पलक झपकते ही ला दिया। तो इल्म ऐसी दौलत है कि आप हासिल करें तो गुमशुदा मिरास मोमिन का कहा गया है कि जब आप हासिल करेंगे अल्लाह भी मिलेगा, उसका रसूल भी मिलेगा। बेशक बेशक बेशक। मानवी, अभी जैसे मैंने मुफ्ती साहब से भी सवाल किया, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो तालीम हासिल करने के बावजूद भी उस तरह का बिहेवियर नहीं रखते। एक तरीके से जोम में भी आ जाते हैं बहुत से लोग कि जी हम बहुत एजुकेटेड हैं, हम दूसरे से बात कैसे करेंगे, ये तो कुछ है ही नहीं। रीज़न्स क्या है? क्या हमें ये लगने लगता है कि हम बहुत कोई बड़ी चीज़ हो गई, हमने तालीम हासिल कर ली है, सामने वाला कुछ नहीं है? हाँ, ये जो देखिए हमारा जो मुआशरा है उसमें क्लास सिस्टम तो है, उसमें अपर क्लास भी है, लोअर भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल भी है। अब हमें यहाँ अपने बच्चों को शुरू से लेके ही ये समझाना है कि ये सारे तबके मौजूद हैं, कैसे हम अपर क्लास में रहते हुए अपने उन जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका हाथ थामकर उनको ऊपर लेकर आना है। क्योंकि मुल्क तो कभी भी ऐसे तरक्की नहीं कर सकता कि हम आगे बढ़ते जाएं और उन तबकों को पीछे छोड़ दें। आप देखें अभी बाबरकत रमज़ान का महीना है, आप देखें फ़ितरा कैसे दिया जाता है, आप देखें कैसे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये हमारी तालीमात है। तो हमारा मैसेज ही ये है, पीस का मैसेज, हमारा मैसेज ही ये है, ह्यूमैनिटी का मैसेज, कि हमारे जितने भी दूसरे जो कमज़ोर तबके हैं उनका हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ाकर लेकर आना है। और जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि अपने आप को बहुत बदतर जो है अबतर समझते हैं और उन लोगों को बहुत बदतर समझते हैं जो कि तालीम नहीं हासिल कर पाए, तो ये उनकी सोच, ये उनकी तरबियत का कसूर है। ये कसूर ऐसा है कि उसको मैं साइकोलॉजिकल ईगोइस्टिक जो इश्यूज़ होते हैं वो उनके साथ हैं, और उसका इलाज कोई नहीं है जब तक कि वो मूवमेंट आए, जब उनको एहसास हो कि हम गलत कोई ऐसा लम्हा होता है जो आपको इस चीज़ का एहसास दिला देता है कि आप जो कर रहे थे वो गलत है, लेकिन उस लम्हे को इतनी देर ना हो जाए कि आप सिर्फ पछतावा करें। मोहसिन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मैं इतने कहूँगा कि देखिए, इल्म का जो हुसूल अल्लाह के रसूल ने साफ बता दिया कि मिनल महद इलल लहद, कि इल्म की कोई कैद नहीं, कि माँ की गोद जब तुम आ जाओ तो माँ की गोद से इल्म सीखना का शुरू होता है, और उस वक्त तक इल्म सीखना है जब तक तुम कब्र में ना पहुँच जाओ। तो मालूम ये कि ये इल्म ऐसी दौलत है कि कभी रुकना नहीं चाहिए, ना उम्र की कैद है ना ज़िंदगी कैद है, माँ की गोद से कब्र के। और जो बहन ने बात की ना कि इल्म इंसान को इज़्ज़त और शोहरत देता है, तो बेशक कुरान ने फरमाया, हज़रत मूसा हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम और दाऊद के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है, वलक़द आतैना दाऊद सलमान इल्मन, कि हमने दाऊद और सलमान को इल्म अता फरमाया। तो उन्होंने शुक्राने में अल्लाह की तारीफ़ की, तो अल्लाह ताला ने ये तारीफ़ की कि अल्लाह तूने हमें मोमिनों पर जो है फजीलत बख्शी। तो मालूम ये चला, कुरान बता रहा है कि जो वो इल्म हासिल करता है तो अल्लाह ताला उसे फजीलत बख्शता है, इज़्ज़त बख्शता है। लेकिन ये याद रखिएगा, इज़्ज़त तो अल्लाह बख्श रहा है, लेकिन अल्लाह ताला जहाँ इज़्ज़त देता है वहाँ अल्लाह ताला छीन भी लेता है। इससे क्या मुराद है कि आप गुरूर तकब्बुर में ना आए। ये हुजूर की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कुर्सी है कि तकब्बुर मेरी चादर है, जो मेरी चादर को छीने में उसकी गर्दन तोड़ देता हूँ। तो इंसान को इल्म पे तकब्बुर
और अपने शऊर पे तकब्बुर या दौलत पे तकब्बुर नहीं, अल्लाह की ज़ात पर शेरी यहाँ एक और बात भी कहना चाहूंगी कि इल्म बांटें, इल्म दूसरों को दें, इससे बढ़ता है। और हमें जितना हम जानते हैं हम दूसरों को बताएं, इसके लिए भी हम आए हैं। अल्लाह ताला बिल्कुल ऐसी सोच तमाम मुसलमानों की दे। और आज की जो नशिस्त से मैं उन बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ जो कहीं किसी वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं या किसी के पास मजदूर लगे हुए हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि ज़ाहिर है आपके घर में कमाने को नहीं होता तो आप लोग नौकरी के लिए निकलते हैं। हो सकता है कोई बच्चा इस वक्त ट्रांसमिशन देख रहा हो, उससे कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी बनानी है तो चाहे रात हो दिन हो, कुछ ना कुछ इल्म हासिल ज़रूर करें, क्योंकि आप जब उस एज में आएंगे तो शायद आपको मेरी बात याद आए। ये वक्त ऐसा था कि मैंने कहा आप बच्चों से ज़रूर शेयर करूं, तालीम हासिल करें, अपने असातिज़ा का एहतराम करें। और असातिज़ा को भी चाहिए कि जिस तरह हमारे पहले के असातिज़ा होते थे, अभी के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बच्चों के साथ प्यार और खुलूस से पेश आएँ। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी नशिस्त में आए। मुझे और मानूर को इजाज़त दीजिए, हमारी नशरियात का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।